हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। ये काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, कैसे किया था। देखिए प्यारे बच्चों, इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामाइन द थिन स्लाइस ऑफ कार्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक 1665 में खुद के द्वारा डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से थिन स्लाइस ऑफ कार्गो को माइक्रोस्कोप में देखा था। इट लुक्स लाइक हनी कम्ब, और उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते की तरह देखा था। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, उसमें छोटी छोटी खंड दिखाई दे रहा था। सेल, उसे सेल कहा गया। सेल इज़ द लिटिल स्मॉल रूम, ये लिटिल रूम एक लिटिल रूम की तरह, बिल्कुल आप इस डायग्राम में आप देखेंगे इस तरीके से उनको दिखाई दिया। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ऑल द लिविंग थिंग्स, हर एक सजीव जो होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल के बने होते हैं। और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल जो होते हैं वह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जीवन का आधार होता है, एक इकाई होती है। सेल ऑफ ऑनियन और प्लांट पिल्स, तो ये देखिए ऑनियन या प्लांट पिल को जब स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड है और इस पर कवर स्लिप में रखकर और ऑनियन के पिल या उसके छिलके को इसके रख कर माइक्रोस्कोप में देखने पर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और बीच बीच में ये होते हैं साइटोप्लाज्म। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने एग्जामाइन किया था, सेल को डिस्कवर किया था। आप थोड़ा सा सेल का डेफिनेशन एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप और लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। इट इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1665 में इन कार्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, या उसी को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने खुद ही उसको सेल्फ डिजाइन किया था। वाइल द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड्स वाटर डिस्कवर्ड बाय ल्यूएनहाक इन 1674 में ल्यूएनहाक ने पॉन्ड्स में एक फ्री लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट्स करेंगे और उसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, ह्यूमन के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं वे अलग अलग होते हैं। जैसे हार्ट का फंक्शन अलग होता है, लंग का फंक्शन अलग होता है, टिश्यू का, मसल सेल का, बोन्स के, हैं, ब्लड सेल के फंक्शन अलग होते हैं। तो और स्पर्म अलग होता है, वोम अलग होता है, फैट सेल अलग होते हैं, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम्स, ये सभी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसलिए इनमें जो सेल पाए जाते हैं उनकी सेल के स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंस होंगे एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पर वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी में दिखा रहे हैं कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो ब्लड सेल बने होते हैं और उनका सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। बोन सेल, हड्डियों का सेल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है क्योंकि हड्डियों के सेल का अलग फंक्शन होता है। ये मसल सेल है, ये नर्वस सेल्स है प्यारे बच्चों। ये बॉडी में एक बिल्कुल ये वायर की तरह फैले रहते हैं, है ना। और ये है ओवम, और ये फैट सेल है, और ये स्पर्म है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसे बना लेंगे अपने नोटबुक में। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो होगा टॉपिक्स, हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर पर ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्यारे बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिस ऑर्गेनिज्म को शरीर या बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल का बना होता है। इट इज़ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। प्यारे बच्चों, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इस तरीके के ये ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है। उनकी लाइफ की जो भी प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन,
है ना, रिप्रोडक्शंस एटसेट्रा, जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती है वो एक सेल के अंदर ही होती है, और इनकी जो लाइफ स्पेन होती है काफ़ी शॉर्ट होती है, इनका जीवन काल छोटा होता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पेन इज लॉन्ग। जैसे ह्यूमन आ गया, ट्री आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडीज में एक से अधिक सेल होते हैं, और अलग एक से अधिक प्रकार के सेल होते हैं जिनका फंक्शन अलग होता है, इसलिए उनका शेप, उनकी साइज़ थोड़ा अलग भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंस होती है, और इनका लाइफ स्पेन है ना थोड़ा ज़्यादा होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थियरी। प्यारे बच्चों, सेल थियरी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, और सेल थियरी जो होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था, स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन 1838 और श्वान 1839 के अकॉर्डिंग ये सेल थियरी को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के बने होते हैं। सेल थियरी के अनुसार एवरी ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एक्सपेंडेड बाय विर्चो, तो विर्चो वैज्ञानिक ने सेल थियोरी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया 1855 में। कैसे कहा कि सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो जो भी नए सेल जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं वो पुराने सेल से आते हैं। प्यारे बच्चों, नए नए सेल जो बॉडी में फॉर्म करते हैं या डिवीजन से बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनकर आते हैं। तो ये सेल थियरी के अनुसार, विर्चो के अनुसार, सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उसी से नए सेल की उत्पत्ति होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सेल थियरी काफ़ी अगले क्लासेस में से लेकर काफ़ी आपके आगे कंपटीशन तक के पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो टॉपिक्स है पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे या कंपोनेंट ऑफ सेल। इसी को क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ, सेल किसका बना होता है, या सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, या सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। तो सेल इज़ द मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। सेल जो होते हैं सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सेल का छोटा सा हम इसका स्ट्रक्चर दिखाया हूँ, और सेल का सबसे जो बाहरी परत होती है, लेयर होती है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस, दूसरा जो पार्ट्स होता है न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पर मैं बिल्कुल दिखाया हूँ। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर पार्ट होता है सेल का। साइटोप्लाज्म, और इस सेल के अंदर जो चिपचिपे होते हैं, जेली लाइक मटेरियल्स होते हैं, है ना, कलरलेस होते हैं, और बिल्कुल इसी में सेल ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं। ये मेन पार्ट्स ऑफ द सेल है, सेल के ये मेन पार्ट्स हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 करके इसको हम लोग स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसका प्लाज्मा लेमा को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल, सेल का ये बाउंड्री होता है। हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का क्या होता है, बाउंड्री होता है, विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये क्या करता है, सेपरेट करता है ना, साइटोप्लाज्म और फ्रॉम सराउंडिंग से इसको अलग करता है। जैसे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम माने तो मान लें कि ये पूरा, ये क्या है, पूरा मान लीजिए साइटोप्लाज्म है फॉर एग्जांपल। प्यारे बच्चों, यहाँ न्यूक्लियस है, तो जब यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन ऐसे बना देंगे तो क्या कहेंगे कि यह एक सेल बन गया, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग्स है, ये सराउंडिंग सब इसको अलग कर दिया। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन ऐसे बना दे रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस रख देंगे, तो फिर हमारे सराउंडिंग में ये दूसरा सेल हो। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्यारे बच्चों,
एक सेल की बाउंड्री होती है और ये अपने सराउंडिंग से बिल्कुल इसको सेपरेट करती है, अलग करती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर हम एक और ऐसे बाउंड्री खींचे ऐसे, तो इस तरीके से कहेंगे कि हमारा एक और सेल बन गया। तो ये है प्यारे बच्चों, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को अलग करके एक नई सेल बनाती है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। इट इज़ ए मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इट इज़ ए सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्योंकि ये सेलेक्ट करता है कि किस प्रकार के मटेरियल को अंदर आना है, किस प्रकार के मटेरियल को बाहर जाना है। जैसे प्यारे बच्चों, ये अगर इसको हम सेल मान रहे हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन इस पर है, ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि किस प्रकार के मटेरियल को अंदर आना है और किस प्रकार की मटेरियल को बाहर जाना है। तो ये एक सेलेक्ट का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट अलाउज सम मिनरल्स एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि यही अलाउ करता है कि किस प्रकार के मिनरल्स को अंदर जाना है और किस प्रकार के मिनरल्स या पदार्थ को बाहर निकलना है। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी लचीला होता है। एंड कैन बी फोल्डेड, इसे फोल्ड भी किया जा सकता है। ब्रोकन एंड रूटेड्स, इसे ब्रोकन और रूटेड भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वह होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए मूवमेंट करते रहते हैं, तो कुछ प्रोसेस होता रहता है जिस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है कि अगर प्लांट सेल में या एनिमल सेल के अंदर या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई पदार्थ अगर मूव कर रही है, तो किस प्रकार के मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहेंगे और किस प्रकार के मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम डिफ्यूजन को समझेंगे। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन रीजन टू लोअर कंसनट्रेशन रीजन्स। प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन में किसी भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्यारे बच्चों, आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाते हैं और रूम में कहीं लगा देते हैं तो पूरे रूम में एक समान रूप से फैल जाता है। जहाँ अगरबत्ती जलता है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसके चारों तरफ कंसंट्रेशन लो होती है स्मेल की, तो एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है डिफ्यूजन के कारण। या फिर आप शुद्ध पानी में, वाटर में आप एक ड्रॉप नील डालते हैं या कोई कलर डालते हैं, तो डिफ्यूजन के ही कारण पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए यहाँ डिफ्यूजन को आप कैसे समझेंगे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी ये स्वतः मूवमेंट करता है ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो होता है स्वतः मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। जैसे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों, अगर ये सेल हम मान रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन जो है, बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ये ऑक्सीजन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर स्वतः ऑक्सीजन इंटर कर, या फिर कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, जैसे ये सेल है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर काफ़ी क्या है, ऑक्सीजन है। या फिर ऐसे ही कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो बाहर से ऑक्सीजन किधर एंट्री करेगा, अंदर करेगा, अंदर। तो इधर हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन, इस सेल के अगर बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो कहेंगे इस सेल से बाहर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ये इंटर कर जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसी प्रकार यदि कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो ये डिफ्यूजन के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल आएगा। जैसे प्यारे बच्चों, एक रेजिन है या किशमिश है, किशमिश को पानी में डालते हैं तो स्वेलअप कर जाता है, तो किशमिश के अंदर जो होता है वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और उसके सराउंडिंग में पानी ही पानी होता है, तो जो पानी जो होता है, वाटर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और फूल जाता है।
तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का अगर बाहर है तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है तो अंदर से ये बाहर निकल आ जाएगा डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन किसके कारण होता है? सेल मेम्ब्रेन के कारण, सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है प्यारे बच्चों? ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। प्यारे बच्चों ये इसमें क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना, मूवमेंट करते हैं और इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों आप जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन मैंने रख दिया, यहाँ पर एक कोई परमिएबल मेम्ब्रेन हमने रख दिया, परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ लिख दे रहा हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्यारे बच्चों अब इधर भी देखिए सॉल्यूशन है दोनों तरफ, इधर भी सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है, या कह सकते हैं कि इधर शुद्ध, इधर प्योर वाटर है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं इधर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, तो हम कहेंगे इधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि ये प्योर वाटर है, टोटल वाटर है। तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर जो है, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से वाटर के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की ओर, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, स्वतः स्पॉन्टेनियस मूव कर लेने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है प्यारे बच्चों, या अगर हम सॉल्यूशन ही ले लें, अगर इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इधर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, तो जिधर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है उधर वाटर H2O ज़्यादा होता है, उधर H2O क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिधर कंसंट्रेशन हाई होता है उधर H2O क्या होता है, H2O की कंसंट्रेशन कम होती है। तो हमेशा जो H2O होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्यारे बच्चों इसके बाद, हाँ प्यारे बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक्स है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सेल पुट इन ए वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। अगर हम शुगर के सॉल्यूशन में या साल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम सेल को पुट करें, रखें, तो क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है, इसको ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। 3 कंडीशन हो सकती है, यहाँ 3 डेफिनेशन, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। हाँ तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। If the medium surrounding the cell has higher water concentration than inside the cell, meaning that outside solution is very dilute and the cell will gain water by osmosis and such solution is called hypotonic solution। प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, सेल जो होगा स्वेलअप कर जाएगा, फूल जाएगा। फिर से देखिए, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग सेल इज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड द सेल। प्यारे बच्चों मान लीजिए हमने यहाँ पानी रखा, इसमें मैंने क्या डाल दिया, किशमिश डाल दिया मैंने, किशमिश। तो किशमिश के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन कम है लेकिन इसके सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यहाँ पर ऑस्मोसिस के कारण इसके अंदर चला जाएगा और ये किशमिश कुछ समय के बाद फूल जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, यानी किशमिश की तुलना में इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन रखा गया है उसमें मान लीजिए कि हमने शुगर या इसमें साल्ट मैंने घोल रखा है। अगर शुगर हम घोल देते हैं तो ये हल्की, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की परसेंटेज सॉल्यूशन में ज़्यादा है, और किशमिश के अंदर वाटर की परसेंटेज कम है, शुगर की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर बाहर से अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मीडियम में रखा हूँ शुगर सॉल्यूशन में, तो यहाँ शुगर की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कम है और किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा ये है ना बाहर से अंदर प्रवेश कर जाएगा और किशमिश कुछ समय के बाद फूल जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है प्यारे बच्चों, इससे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम एक बर्तन में, एक हम क्या करते हैं बीकर में, अगर यहाँ सॉल्यूशन रख दिया मैंने शुगर का, मान लो मैंने शुगर का सॉल्यूशन रख लिया, शुगर का सॉल्यूशन रख लिया और इसमें कोई पदार्थ मैं डाल रहा हूँ, कोई सेल डाल रहा हूँ, और सेल के अंदर का भी जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी सेल के अंदर की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और ये जो बीकर में जो हम शुगर के सॉल्यूशन रखा हूँ, दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल होगा तो फिर सेल जो होगा उसी साइज का बना रहेगा। देखिए, इफ़ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, सेल के अंदर जितने वाटर की कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन अगर बीकर में है या सॉल्यूशन में है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन से होकर कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेगा। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल की वही साइज पड़ी रहेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ़ द मीडियम हैज़ ए if a medium has a lower concentration of water molecules than inside the cell, the meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis and such a solution is called hypertonic solution। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। अब मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है, यहाँ इसमें हम ज़्यादा शुगर मैंने बना दी, इसमें शुगर बोल दिया, तो ये काफ़ी, ये इसकी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसमें शुगर ज़्यादा बोल दिया गया है। यानी जब इस शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसमें चीनी मात्रा ज़्यादा बोल दिया गया है, तो यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गया। अब कोई मैं मान लीजिए सपोज डैट हम मान ले रहे हैं इसमें अंगूर मैं रख रहा हूँ, ग्रेप्स अंगूर, तो अंगूर रखेंगे तो अंगूर ग्रेप्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। अब यहाँ पर वाटर जो होगा अंगूर से बाहर निकलेगा, वाटर जो होगा ग्रेप के अंदर से बाहर निकलेगा, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर, अंगूर के अंदर ज़्यादा यहाँ पर वाटर है और बाहर इतनी ज़्यादा हम चीनी घोल दिए हैं कि इसमें वाटर की परसेंटेज कम है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ग्रेप्स के अंदर से, अंगूर के अंदर से पानी निकल कर किस में चला आएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को जो मैं बीकर में रखा हूँ, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो सेल होगा या अंगूर होगा, अंगूर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। देखिए यहाँ लिखा गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कि इफ़ मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर की कंसंट्रेशन बीकर में कम है इनसाइड द सेल, सेल की तुलना में, मीनिंग डैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर, तो सेल क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा बाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर से जो भी पानी है बाहर निकल जाएगा। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और सेल जो होगा वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की क्या होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसमें सेल जो होगा स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है और उसमें सॉल्यूट कम घुला हुआ है, तो ये जो सेल होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा।
अब आइसोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। सेल ना ही इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, सेल बराबर बना रहता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा घुला रहता है, यानी सॉल्वेंट की तुलना में ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, इसलिए ये श्रिंक कर जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद इंडोऑस्मोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस क्या होता है और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? इंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल। इंडो का मतलब होता है अंदर चले आना, वाटर मॉलिक्यूल्स का अंदर सेल के अंदर इंटर कर जाना। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू ए सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग यानी सेल से वाटर बाहर निकल आता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। और सेल जो होता है प्यारे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। सेल वॉल, अगला जो टॉपिक्स होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद सेल वॉल पढ़ा जाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का आउटर कवर होता है प्यारे बच्चों। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इट इज ए रिजिड, कठोर होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, पोरस होता है प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा छिद्र युक्त होते हैं। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और ये जो होता है निर्जीव होता है, इसमें सजीव का प्रॉपर्टी लिविंग की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। इट इज़ ए मेडअप ऑफ सेलुलोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है प्यारे बच्चों एग्जाम में कि सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंट बाई ए लेयर लैमेला। तो जो सेल वॉल जो होते हैं, है ना, टू सेल के जो सेल वॉल होते हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं किसके द्वारा? लैमेला के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर कोई लिविंग प्लांट सेल है, अगर वह अपने सेल के अंदर से वाटर को अगर ऑस्मोसिस के जरिए लूज कर देता है, देयर इज ए श्रिंकेज, सिकुड़ जाता है, या कंट्रैक्शन, सिकुड़ जाता है, ऑफ ए सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल। सेल वॉल तो वैसे ही पड़ी रहती है लेकिन वो सिकुड़ जाता है। मैं प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है प्लांट सेल है और ये प्लांट सेल जो है प्लाज्मोलाइसिस के कारण देखिए प्यारे बच्चों ये सिकुड़ गया है। ये इसका सेल वॉल जो है ओरिजिनल स्टेट में पड़ा हुआ है, लेकिन इस सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल गया है और ये जो सेल है इसके अंदर जो मटेरियल है वो सिकुड़ चुका है प्यारे बच्चों। ये है प्लाज्मोलाइसिस। फंक्शन ऑफ सेल वॉल प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे सेल वॉल के। इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप टू द सेल। सेल वॉल क्या करता है? ये क्या करता है कि ये सेल के डिफिनिट शेप बनाए रखता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये ताकत दिए रहता है, यानी इस सेल को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है टू द सेल। इट इज़ परमिएबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ ए डिफरेंट साइज। ये भी एक परमिएबल नेचर का होता है जो डिफरेंट सब्सटेंस को अंदर आने जाने देता है, डिफरेंट साइज के पदार्थों को अंदर आने जाने देता है। इट इज़ ए मेडअप ऑफ सेलुलोज, और जो हमारा सेल वॉल है सेलुलोज का बना होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। विच हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, जिसे हम हेड क्वार्टर ऑफ सेल के नाम से कह सकते हैं, ये सेंटर पार्ट होता है। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको ये डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है, यानी दिशा निर्देश देता है और नियंत्रण भी करता है। इन यूकैरियोटिक सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एक यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, यानी काफ़ी अच्छे से दिखता है, डेवलप होता है। प्रेजेंट वाइल इन ए प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जबकि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, तो उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होते हैं बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, क्लियर होता ही नहीं है इसमें। इट हैज़ ए डबल लेयर, न्यूक्लियस होता है उस पर डबल लेयर होते हैं, कवर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। विच रेगुलेट्स
मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये भी क्या करते हैं, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर और कुछ मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर आने जाने देते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बाद जो होगा अगला जो उसमें होगा कि इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस। अगर न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखा जाए न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं एंड क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमोजोम्स होंगे और क्रोमैटिन मटेरियल्स होगा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जो क्रोमैटिन धागे की तरह होता है वो डीएनए का यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं प्यारे बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रोमैटिन। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोजोम्स में कुछ इनहेरिटेंस या फिर कह सकते हैं जेनेटिकली मटेरियल्स होते हैं डीएनए, जो है ना पेरेंट से उसकी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ले जाता है, जिसे जीन कह सकते हैं या डीएनए कह सकते हैं। डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट ही जीन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, है ना। टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इस बेस देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल वेरी माइन्यूट इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं थोड़ा छोटे साइज़ की होती हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। एंड मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी इसमें जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। और सिंगल क्रोमोजोम्स इन प्रेजेंट, और इसमें सिंगल क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल में बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं लार्ज इन साइज के होते हैं, न्यूक्लियस सराउंडेड होते हैं, किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। मोर देन वन क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट। और यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा होते हैं, ह्यूमन होता है, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो है हम लोग का थर्ड पॉइंट जो होगा, हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। द लिक्विड पार्ट्स ऑफ सेल इन विच द ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट होते हैं, चिपचिपे पार्ट्स होते हैं, और उसके अंदर काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों इसको देख सकते हैं साइटोप्लाज्म को। मान लीजिए एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री तक ये इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्जी काय होते हैं।